चलिए जी, अब अच्छा एक छोटी सी चीज और है जो आपने खुद ही करनी है। खुद करने का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको बोल रही हूँ खुद फॉर्मूला डिस्कवर करो। मैंने आपको बताया था कि हमने सारा का सारा काम जो है ना वो कर लिया है। एक कॉलम हमारे पास बचा है, वो है ऑर्डर डेट। ऑर्डर डेट के अलावा हमारे सारे के सारे कॉलम्स सॉर्ट हो चुके हैं। ठीक है, अब देखो आपने करना क्या है। आप यहाँ पे इस ऑर्डर डेट कॉलम में देखो बड़ी सारी प्रॉब्लम्स है। देखो इसमें प्रॉब्लम्स। देखो जी क्या है। इधर ये जो ऑर्डर डेट कॉलम है ना, इसमें हमारे पास बड़ी सारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ डेट्स है। देखो कहीं सेपरेटर कौन सा यूज हो रहा है, ठीक है, कहीं सेपरेटर कौन सा यूज हो रहा है। इधर किसी में मंथ का नाम देखो कैसे लिखा है, 11 मार्च। डेट आगे है, मंथ उसके पीछे है। फिर कहीं और देखेंगे तो हमारे पास और भी ऐसे ऐसे चीजें हमें दिखाई दे जाएंगी। ये देखो 23 दिसंबर, ठीक है। फिर उसके बाद ये देखो फरवरी, महीना पहले आ रहा है, डेट बाद में आ रही है। तो हमारे डेट वाले कॉलम में ना बड़ी सारी प्रॉब्लम्स है यार। अगर देखो हम फॉर्मूला इस पे खुद बनाने बैठेंगे ना तो उसमें टाइम भी लग जाएगा और बड़ा सारा फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, पता नहीं कौन कौन सी चीजें यूज करके। देखो आपने करना क्या है, आपने एआई से प्रॉम्प्ट देके ना उससे ये फॉर्मूला जनरेट कराना है। अब एआई आपको बड़े सारे तरीके बताएगा कि आप क्या करो, पावर क्वेरी एडिटर यूज कर लो। अब जिन्होंने पावर बीआई ऑलरेडी कर रखा है उनको पता होगा पावर क्वेरी एडिटर क्या है। पर जिन्होंने पावर बीआई नहीं करा है उनको मैं पावर क्वेरी एडिटर खुद कराऊंगी पावर बीआई के अंदर। ठीक है जी, उधर ही यूज होता है वो मोस्ट प्रोबेबली। तो हमें उसकी बात नहीं सुननी है। वो बोलेगा कि आप यहाँ से ऐसा करो कि इधर जाओ, डेट के अंदर जाओ, मोर नंबर फॉर्मेट्स में जाओ, यहाँ से ना आप अपना लोकेल चेंज कर लो, इंग्लिश इंडिया कर लो, फलाना ढिमकाना। बट इसमें ना इंटेंशनली बहुत ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स डाले हुए हैं ताकि ये प्रैक्टिस करी जा सके कि कैसे। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, एक्चुअल में ऐसा हो सकता है कि कई जगह महीने का पूरा नाम यूज हो रहा है या कुछ हो रहा है। अब आपने क्या करना है, आपने ना सारे फॉर्मेट्स उठाने हैं। फॉर्मेट्स उठा के चैट जीपीटी को या किसी भी एआई टूल को एक प्रॉम्प्ट देना है कि एक्सेल के अंदर मैं डेटा क्लीनिंग कर रही हूँ, मैंने सारे के सारे कॉलम्स सॉर्ट आउट कर दिए हैं। अब ऐसा कहीं पे भी नहीं है कि हमारे पास ब्लैंक वैल्यूज है। अच्छा मेरे पास तो ये इस वाले कॉलम में है क्योंकि ये मैंने कल करानी था। बाकी इसके पीछे के सारे कॉलम्स मैंने सॉर्ट कर दिए। अगर आप चाहते हो मैं आपको ये कंप्लीट सही किया हुआ डेटा सेट भेज भी दूंगी। आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे ये एडमिट क्यों नहीं हो रहा। बस इसको मैं एडमिट ही नहीं। आवाज आ रही है सबको मेरी? हम्म। आ रही है नहीं आ यस, रही? आ रही है आवाज तो। ठीक है ठीक है।
तो देखो आपने क्या करना है, आपने एक अच्छा सा प्रॉम्प्ट देना है, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी कि हाउ टू यूज एआई इन डेटा क्लीनिंग एंड ऑल, है ना। तो आपने एक अच्छा सा प्रॉम्प्ट देना है कि मेरे पास ऐसा ऐसा कॉलम है, इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट डेट फॉर्मेट्स है ना। कहीं पे ये देखो डेट पहले, फिर आगे मंथ, फिर ईयर, और कहीं पे हमारे पास क्या है, मंथ का पूरा नाम लिखा हुआ है, कहीं पे मंथ आ गया, कहीं पे पीछे, ऐसे डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं। और उसको ये भी बताना है कि क्योंकि मेरे पास बड़े सारे मिक्स्ड फॉर्मेट है, तो डायरेक्टली हम इसका फॉर्मेट नंबर डेट बनाएंगे ना, जैसे देखो मैं इसका फॉर्मेट अगर डेट बना भी रही, इट विल नॉट वर्क। देखो स्टिल हमारे पास प्रॉब्लम तो वही आ रही है, देखो ये देखो। और इसको बोलो कई जगह स्लैश यूज हो रहा है, कई जगह हाइफन यूज हो रहा है, कई जगह महीना बाद में आ रहा है, कई जगह महीने का नाम पहले आ रहा है। तो ऐसी बड़ी सारी प्रॉब्लम्स है। मुझे एक ऐसा सा स्ट्रॉन्ग फॉर्मूला चाहिए जो एक ही सिंगल फॉर्मूला इस सारी की सारी ऑर्डर डेट वाले कॉलम को सॉर्ट कर दे। एंड ये चीज बहुत क्लियरली एक्सप्लेन करनी है कि हमारे पास फॉर्मेट्स बहुत ज्यादा है, एंड ना तो वो पावर क्वेरी एडिटर के अंदर वो ठीक हो सकते हैं, एंड ना ही क्या हो सकता है उनके लिए हम ये कुछ ऐसा सा यूज कर सकते हैं कि एक आधा फॉर्मूला यूज कर दिया या टेक्स्ट टू कॉलम्स कर दिया, ऐसा कुछ नहीं यूज हो सकता है। तो हमें एक अच्छा सा प्रॉपर फॉर्मूला चाहिए, क्योंकि डेट के फॉर्मेट सारे के सारे डिफरेंट है। तो ये वाला डेट वाला कॉलम एआई से एक फॉर्मूला उठा के इसको ठीक करने का ट्राई करें। ठीक है जी। अगर नहीं हो पाया फिर हम कल क्लास में डिस्कस करेंगे कि मैनुअली इसका कैसा सा फॉर्मूला बनाया जा सकता है और कैसे इसको ठीक करा जा सकता है। ठीक है जी, क्लियर है। अब मैंने अगली चीज आपको बोली थी कि आपने चार्ट्स एंड ग्राफ्स देख के आने हैं, तो देखे थे जी सबने चार्ट्स एंड ग्राफ्स के टाइप्स। देखे थे या नहीं। अरे यार कोई जवाब नहीं आ रहा। तो क्या मैं ये कंसीडर कर लूं कि आपने चार्ट्स एंड ग्राफ्स सारे देख लिए और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है उनमें किसी में भी। अरे यार क्यों नहीं बोल रहे हो। चलो फिर आए कंसीडर कि आप लोगों ने चार्ट्स ग्राफ्स देख लिए, आपको कोई डाउट नहीं, क्योंकि मैंने कल बोला था कि सारे चार्ट्स ग्राफ्स देख के आना। अगर किसी में कोई डाउट हुआ हम कल क्लास में डिस्कस कर लेंगे, बट एज आई एम गेटिंग नो रिस्पॉन्स, सो आई एम कंसिडरिंग कि वो चीज आपकी होगी, आपने कर ली है। मैम स्टैटिकल चार्ट्स जो होते हैं वो बता देना। क्या क्या होता है। स्टैटिकल चार्ट जैसे स्कैटर प्लॉट चार्ट होता है, वैसे जो होते हैं वो। अब क्यों बोल रहे हो फिर। पहले मैं इतने टाइम से चिल्ला रही हूँ। चलो जी देखते हैं फिर फटाफट से चार्ट्स। तो चार्ट्स के लिए हमने सबसे पहले कुछ सिंपल चार्ट्स तो कर लिए थे, ठीक है। यस जिनमें से आ रहे थे ये बार चार्ट, कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट। लाइन चार्ट में भी से भी एरिया चार्ट अभी पेंडिंग है। डोनट चार्ट एंड पाई चार्ट कर लिया है। अब हमारा पेंडिंग है ट्री मैप एंड सनबर्स्ट, ठीक है। फिर उसके बाद हिस्टोग्राम, फिर उसके बाद स्कैटर चार्ट, फिर ये कौन सा होता है, अच्छा वाटरफॉल जिसमें फनल चार्ट वगैरह आ जाए। वाटरफॉल बता देना मैम, ये फनल चार्ट वाला। कैसे। वाटरफॉल वाला बता देना मैम। वाटरफॉल बता दूं एक बार। यस मैम, और वो हाँ, स्कैटर चार्ट, स्कैटर सारी प्लॉट्स बता वगैरह दूं, कुछ सारी वगैरह। बता दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट देखते हैं। यस यस। देखो क्या होता है। लाइन चार्ट तो हमने कर लिया था ना। एरिया चार्ट अभी हमारा पेंडिंग था। तो एक बार पहले फटाफट से एरिया चार्ट देख लेते हैं। देखो जी, जैसा हमारा लाइन चार्ट होता है ना, जैसे ये लाइन चार्ट है, से यस सेम ही मैम। हमारे। क्या हो गया जी, क्या बोल रहे हो आप, अच्छे से ऑडिबल नहीं है। सेम ही हमारे पास एरिया चार्ट भी होता है। बस फर्क देखो क्या होता है, ये मैंने एक लाइन चार्ट बना रखा है। अब मैं यहाँ से क्या कर रही हूँ, एक एरिया चार्ट बना रही हूँ, ठीक है।
देखो फर्क सिर्फ इतना रहता है दोनों चार्ट्स में, लाइन चार्ट और एरिया चार्ट में। लाइन चार्ट में सिर्फ और सिर्फ लाइन बनाई जाती है, एरिया चार्ट में उसके नीचे का सारा एरिया जो है वो कर दिया जाता है, फिल कर दिया जाता है। ठीक है जी। ये हमने जब एक्चुअल मैग्नीट्यूड दिखाना होता है, जैसे ये तो ट्रेंड दिखाना है कि भाई ऐसे सेल्स ऊपर गई फिर ड्रॉप होगी ड्रॉप होगी एंड ड्रॉप होगी, पर अगर एक्चुअल में वो एरिया दिखाना है ना, वॉल्यूम दिखानी है कि यहाँ पे इधर सबसे ज्यादा वॉल्यूम ऐसे कम है, वो तो सेम ही है, बस एरिया चार्ट के केस में नीचे से फिल हो जाता है। ठीक है। ये भी यूज होता है टू शो द ट्रेंड एज वेल एज मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है समझते हो? मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड होता है साइज किसी चीज का, है ना, वॉल्यूम एग्जैक्टली। जैसे मैं दिखा दूं कि 50 स्टूडेंट आए मेरे पास वीक 1 में, दूसरे वीक में 65 स्टूडेंट्स आ गए, तो वो वॉल्यूम है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, बेसिकली मैग्नीट्यूड है। तो जब ऐसे मैग्नीट्यूड दिखाना होता है उस केस में हम एरिया चार्ट लगा देते हैं। जब ट्रेंड ओवर टाइम दिखाना होता है कि कोई चीज बढ़ रही है फिर कम हो रही है, उस केस में लाइन चार्ट लगाना होता है। ठीक है जी, क्लियर है? यस मैम। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट आता है स्कैटर चार्ट। स्कैटर चार्ट जो होता है, दिस चार्ट इज यूज टू कंपेयर टू सेट ऑफ वैल्यूज और पेयर्स ऑफ डेटा। बेसिकली दो सेट ऑफ वैल्यूज है, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, वो रिलेशनशिप एक्सप्लेन करता है। उसके लिए ना मैं पहले तो फटाफट यहाँ से एक वो बना रही हूँ, टेबल बना रही हूँ। ये एडवर्टाइजिंग पे जो अमाउंट स्पेंड हुआ ये वो है, और इसके साथ जो हमारे पास दूसरी चीज है दैट इज सेल्स कितनी हुई है। सबको बोलो डेकोरेशन का सामान निकालो, सबको करो, सबको डेकोरेशन का सामान कैसा? रंगे धोने वाला। सच में करना है यहाँ? सिंपल सा गाना बस बाहर सिंपल सा 15 तक का रजिस्टर पे पोस्ट करना। मैं बताती हूँ आपको, डेकोरेशन इंचार्ज मैं हूँ, एक मिनट बस। गुब्बारे गुब्बारे चावल आज कल के बच्चों की छुट्टी हो गई, गुब्बारे वगैरह तैयार किया तो आज का दिया तो 5 तरह से छुट्टी है, तो फिर संडे फिर उसके बाद तो कल सारा दिन देखेंगे ना आज वो। के बच्चे कई बार बच्चे बोलते सैटरडे छुट्टी का ऑनलाइन चले जाएंगे ना, और इंक्वायरी वगैरह थोड़े इंटरेस्ट। ये देखो जी, यहाँ पे है एडवर्टाइजिंग के लिए कितना अमाउंट जो है वो स्पेंड करा गया, और दूसरी चीज जो है कि एक्चुअल जो सेल हुई है वो सेल कितने की हुई है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, दो सेट ऑफ डेटा है, एक एडवर्टाइजिंग पे कितना स्पेंड हुआ, दूसरा उस एडवर्टाइजिंग पे स्पेंड होने की वजह से हमारे पास सेल्स हुई कितनी है। ठीक है। तो अब देखो, अब मुझे इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप समझना है। ऐसे से केस में मैं क्या बना सकती हूँ, ऐसे से केस में मैं बना सकती हूँ स्कैटर चार्ट। देखो स्कैटर चार्ट बनाया, स्कैटर चार्ट के केसेस में क्या है, देखो ऐसा दिखाया जा रहा है ना कि 10,000 और सेल हुई समथिंग अराउंड 80,000। जब देखो इससे ये चीज समझी जा सकती है ना कि जैसे जैसे एडवर्टाइजिंग का अमाउंट इंक्रीज हो रहा है, सेल जो है ये सेल भी इंक्रीज हो रही है ना। तो जब हमने बेसिकली इस चीज के बारे में आप नोट कर सकते हो कि when we want to see the correlation between two numerical variables, in that case we use scatter chart। ठीक है जी। तो जैसे देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम दो वेरिएबल्स के बीच रिलेशनशिप फाइंड कर रहे हैं। इससे पता चल रहा है ना कि जैसे जैसे ये वाला वेरिएबल जो है इंक्रीज हो रहा है, उसी केस में ये भी इंक्रीज हो रहा है ना। पर इस केस में देखो यहाँ पे भी वैल्यूज है, यहाँ पे भी वैल्यूज है। तो मतलब जब इस ऐसे से चार्ट को बनाना है तो एक्सेस टाइटल बड़े जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपरली एक्सप्लेन हम कर पाएंगे। अरे यार एक मिनट, दोबारा करना पड़ेगा, मैंने चार्ट ही रिमूव कर दिया। यहाँ पे अगर प्रॉपरली एक्सेस टाइटल्स लगाए होंगे देन विल इट विल बी एबल टू, हम एक्सप्लेन कर पाएंगे कि ये चीज है कि कितना एडवर्टीजिंग अमाउंट जो है वो लगाया गया था, और यहाँ पे कितनी जो सेल्स हुई है। ऐसे से पर्पसेस के लिए व्हेन वी हैव टू कंपेयर, जब हमने कंपेयर करना होता है
कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स की एक चीज के इंक्रीज होने से क्या दूसरी चीज इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। तो ऐसी सी सिचुएशंस में क्या यूज करा जाता है, ये स्कैटर प्लॉट यूज करा जाता है। ठीक है जी, समझ आ गया। यस मैम। नेक्स्ट हमारे पास जो अगली चीज है, इधर ही आता है हमारे पास बबल चार्ट। अब बबल चार्ट इस स्कैटर चार्ट, अब इस स्कैटर चार्ट का ही क्या है, वो है, देखो मेरी बात सुनो, इस स्कैटर चार्ट के ना देखो डिफरेंट डिफरेंट वर्जन है, पर ये आपने खुद अप्लाई करके देखने की कौन सा क्या कब क्या होता है। ठीक है, अब इस स्कैटर चार्ट का ये एक एक्सटेंशन है बबल चार्ट। बबल चार्ट कब यूज करा जाता है, देखो जब हमारे पास 3 सेट ऑफ डेटा होते हैं, 2 सेट ऑफ डेटा के लिए स्कैटर चार्ट, 3 सेट ऑफ डेटा के लिए बबल चार्ट। ठीक है, बेसिकली 3 एक्सिस कंसीडर कर लिए जाते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ठीक है, तो इस केस में एक डेटा सेट और लगा देते हैं, यहाँ पे हमारे पास है प्रोडक्ट का नाम, फिर उसकी प्रोडक्ट को बेचने के लिए कितनी एडवर्टाइजिंग की गई है, फिर उसकी सेल्स कितनी हुई, और अगली चीज जो है दैट इज की प्रॉफिट कितना हुआ। ये आप फटाफट नोट कर लो मेरे साथ साथ ना। ठीक है मैं करा के रखता हूँ। सर पूछ लिया मैम से, हाँ हाँ तो वैसे डाल दे। आज कर बताइए। पूछ लिया ना मैडम से हाँ हाँ तो पक्का। नहीं मुझे बोलना वो उसका मैं सर बताती हूँ ना, थोड़ा सा टाइम दो मुझे 2 सेकंड। और एक फॉर्म को कमाना भी पार करा देंगे मैडम बोल रहे कि मैं खुद तो उन्होंने दाल तो तेरे बड़े हो जाएंगे ठीक है बस फिर होंगे फॉर्म को लिख के तो वो ही मिलेगा ताकि इंडिपेंडेंट देगा स्टिकर नहीं मांगूंगा ये देखो जी, अ, ये हम क्या कर रहे हैं, 3 चीजों को एक दूसरे के साथ कंपेयर कर रहे हैं। पर ये लैपटॉप टैबलेट क्यों आया, लैपटॉप मोबाइल ले आए, टैबलेट मॉनिटर क्यों नहीं आए, तो सारा सिलेक्ट करा। ये ऐसा क्यों हो गया, वैसे तो देखो इसमें जनरली क्या होता है, बबल साइज हमारा एक्स एक्सिस होता है, इसमें एक्स एक्सिस पे हमारी एडवर्टीजिंग है,
ओके ओके ओके, सारा चार्ट ही उठा लिया ना, सिर्फ जो वैल्यूज कंपेयर करनी है वो उठा लिया। ये देखो, अब हमारी एक्स एक्सिस पे क्या है, एडवर्टीजिंग है, वाई एक्सिस पे हमारा सेल अमाउंट है, एंड ये हमारा प्रॉफिट है। अब देखो क्या हो रहा है, जब मेरा एडवर्टीजिंग अमाउंट जो था दैट वाज अराउंड 15,000, उस केस में, या हाँ पहले 15,000 ये कंसीडर करके चलते हैं, 15,000 के केस में हमारा सेल हुआ था समथिंग अराउंड 18,000 एंड प्रॉफिट हुआ था 40,000। तो देखो ये कंपैरेटिवली पता चल रहा है ना कि यहाँ पे प्रॉफिट सबसे ज्यादा हुआ क्योंकि बबल का साइज सबसे बड़ा है। दैट मीन्स जब सेल 30,000 सॉरी एडवर्टीजिंग 30,000 था एंड सेल अमाउंट जो था वो समथिंग अराउंड 5 लाख था, उस केस में हमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट हुआ था, है ना। तो अब बेसिकली एडवर्टीजिंग और सेल्स तो कंपेयर हो ही रहे हैं, बट बबल के साइज से प्रॉफिट भी कंपेयर हो रहा है। पहले मैं प्रॉब्लम ये कर रही थी कि इंस्टेड ऑफ टेकिंग दीज 3 कॉलम्स में प्रोडक्ट के नेम को भी बीच में ले रही थी, इस वजह से प्रॉब्लम आ रही थी। बट हमें कंपेयर कर क्या करना है, हमें कंपेयर तो ये 3 कॉलम्स को आपस में करना है ना, तो इन तीनों को ही सिलेक्ट करके बबल चार्ट लगाया जाएगा। ठीक है जी, बाय डिफॉल्ट क्या होता है, पहला कॉलम इज असाइंड टू एक्स एक्सिस, दूसरा टू वाई एक्सिस, एंड द जो तीसरा होता है वो बबल साइज डिटरमाइन करता है, जिससे पता चलता है, जिससे हमारा डेटा जो है वो विजुअली कंपेयर होता है। क्लियर है जी। ठीक है, बना लो ये अगर किसी का पेंडिंग है फटाफट से। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव दिस वाटरफॉल चार्ट एंड फनल चार्ट। ठीक है, देखो वाटरफॉल चार्ट क्यों होता है, अगर मेरे पास एक क्यूमुलेटिव वैल्यू है, उस क्यूमुलेटिव वैल्यू पे कुछ वैल्यूज माइनस, बेसिकली देखो जब हमारे डेटा में इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज होते हैं, बेसिकली फाइनेंशियल डेटा पे इनफ्लोज आउटफ्लोज का क्या मतलब है कि कुछ फाइनेंशियल अमाउंट है, उसमें कुछ चीजें आ रही हैं और कुछ चीजें जा रही हैं, है ना। ऐसे ऐसे डेटा को जब हमने रिप्रेजेंट करना होता है, दैट इज व्हेन वी यूज वाटरफॉल चार्ट। अब देखो वाटरफॉल चार्ट सेम फाइनेंशियल डेटा से ही समझते हैं कि सपोज मेरे पास किसी चीज का, मे बी कंपनी का जो अमाउंट है उसके पास अवेलेबल है, दैट इज 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख एक्चुअल में उनके पास रेवेन्यू है। ठीक है, तो ये मैंने रेवेन्यू लिख दिया कि कंपनी के पास टोटल रेवेन्यू अवेलेबल इज 10 लाख। अब उधर सपोज जो भी प्रोडक्ट्स जो है वो क्रिएट कर रहे हैं, उस टोटल जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसमें पैसे जा रहे हैं 40,000, तो नेगेटिव माइनस कर देना है स्टार्टिंग रेवेन्यू से 40,000 गए। फिर वो सैलरीज जो दे रहे हैं, सैलरीज सपोज 1 लाख, यहाँ पे 10 लाख में से 40 लाख जो है, सॉरी 4 लाख जो है वो प्रोडक्शन कॉस्ट में गया, फिर 1,50,000 जो है वो सैलरीज में गया। उसके बाद वो सपोज उस कंपनी का कुछ रेंट वगैरह दे रहे हैं, 1 लाख रुपया रेंट दे रहे हैं। अब वो अपनी कंपनी की मार्केटिंग भी कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स की, तो उसमें 50,000 जा रहा है सपोज। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ और भी मे बी उनके एक्सपेंसेस होंगे, मे बी बिल्स है ना, ये सारी कुछ कुछ भी हो सकता है, उसके भी 50,000 निकाल दे। ठीक है, अब उनका एक फाइनल प्रॉफिट उनको क्रिएट हुआ। ठीक है, वो फाइनल प्रॉफिट सारा कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह को सेल करने के बाद 2,50,000, ये उनका फाइनल प्रॉफिट हुआ। इतना उनके पास रेवेन्यू था, ये चीजें माइनस होगी, तो मतलब कि एक बैलेंस था, एक फाइनेंशियल डेटा था, उस डेटा में से कुछ चीजें निकल रही हैं, कुछ चीजें उसके केस में आ रही हैं, है ना।
तो जब ऐसा सा हमारे पास कुछ होता है, हमने इसको ग्राफ एंड चार्ट की फॉर्म में दिखाना होता है, देन उस केस में हमारे पास क्या यूज होता है, उस केस में हमारे पास ये वाटरफॉल चार्ट जो है वो यूज होता है। देखो, ठीक है, देखो क्या हो रहा है एक्चुअल में, कि इतनी टोटल वैल्यू थी, उस यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है इंक्रीज डिक्रीज एंड टोटल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इतना रेवेन्यू था, उसमें से डिक्रीज हो गया 40,000, फिर 1.5 लाख डिक्रीज हो गया, फिर उसमें से फिर 10,000 डिक्रीज हो गया, फिर 5,000 डिक्रीज हो गया, फिर 5,000 डिक्रीज हो गया, और यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, टोटल प्रॉफिट आ गया। ठीक है जी, ये देखो ये उनकी फाइनल वैल्यू है ना। तो मैं क्या करती हूँ, ये देखो जी, फिर हमारे पास ये ऐसी कुछ वैल्यूज आ गई। तो ये वैसे रेयरली यूज होते हैं, ठीक है, कम ही यूज होते हैं हमारे केस में, हमने जो डेटा सेट्स पे काम करना होता है। बट स्टिल अगर हमें क्या करना होता है, हमें ये दिखाना होता है अंटिल रीचिंग द फाइनल वैल्यू, हमारी कोई वैल्यू कैसे ड्रॉप हो रही है या कैसे इंक्रीज हो रही है, देन हम क्या यूज करते हैं, वाटरफॉल चार्ट्स यूज करते हैं। ठीक है, डन है। वाटरफॉल चार्ट के बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है फनल चार्ट। सॉरी, किधर गया, अच्छा ये बीच का तो मैंने छोड़ ही दिया, ना ये कराया ना ये कराया। देखो फनल चार्ट हमारे पास यूज होता है बेसिकली प्रोग्रेसिवली डिक्रीजिंग प्रोपोर्शंस शो करने के लिए फनल चार्ट यूज होता है। ठीक है, जैसे कोई चीज जैसे जैसे डिक्रीज हो रही है, सपोज जैसे एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे 15,000 लोग विजिट कर रहे हैं, 15,000 में से सिर्फ 10,000 लोग जो है वो प्रोडक्ट देख रहे हैं, 10,000 में से सिर्फ 4,000 लोग जो है वो उसको ऐड कर रहे हैं। तो आगे आगे जैसे नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप हम जाते जा रहे हैं, चीज चीज कम होती जा रही है, कम होती जा रही है ना। जैसे किसी ने कोई गाड़ी खरीदी है, जैसे जैसे टाइम जा रहा है उसकी वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो रही है ना। तो ऐसे जब जब हमने कोई चीज जो है वो आगे आगे जाते उसके स्मॉलर स्टेजेस होते जा रही हैं, जब किसी डेटा की प्रोपोर्शन डिक्रीज होते जा रही है, डिक्रीज होते जा रही है, ऐसा ऐसा कुछ दिखाना होता है, तो उस केस में हम फनल चार्ट यूज करते हैं। ठीक है जी, फनल चार्ट की एक एग्जांपल कर लेते हैं। देखो 10,000 लोगों ने वेबसाइट पे विजिट किया, उनमें से 7,000 ने ही प्रोडक्ट देखा। ठीक है, कार्ट में ऐड करा चीज को, सिर्फ उनमें से भी 4,000 ने ही, चेकआउट तक पहुंचे 2,500 लोग, और फाइनल सिर्फ 1,000 लोगों ने खरीदा। तो जैसे जैसे वैल्यू आगे जा रही है, क्या हो रहा है, हमारे पास कुछ चीजें जो है वो डिक्रीज होते जा रही है। तो ऐसा सा जब हमने यूज करना होता है तो फनल चार्ट बनाया जाता है। ये देखो जी, प्रोग्रेसिवली डिक्रीजिंग वैल्यूज आ रही है ना, तो इस केस के लिए बनाया जाता है फनल चार्ट। करो जल्दी जल्दी इतना नोट। ठीक है, फिर उसके बाद इसके नीचे जो कैटेगरीज आती है, स्टॉक, सरफेस, रडार, ये बहुत कम यूज होती है, ना ही हम इनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, वैसे अगर देखो आप इसके ऊपर किसी के भी ऊपर होवर कर रहे हो, आपके पास ना इनके बारे में एक्सप्लेनेशन वगैरह प्रॉपरली आ जाएगी। ठीक है, जैसे स्टॉक चार्ट होता है ना,
ये बेसिकली क्या करता है, ये फाइनेंशियल स्टॉक मार्केट का डेटा जो होता है उसी को डिस्प्ले कराने के लिए यूज होता है ना। देखो ये शो द ट्रेंड ऑफ स्टॉक्स परफॉर्मेंस ओवर अ टाइम, और इसके लिए 3 सीरीज ऑफ प्राइस चाहिए होते हैं, हाई लो एंड क्लोज। ठीक है, तो आप इस पे होवर करके इनका जो है वो चेक कर सकते हो। सरफेस चार्ट जो होता है, ठीक है, सरफेस चार्ट जैसे इसका आप लगा सकते हो उन जैसे दिव्यांश दो को ऐड कर वैल्यूज जो लेना, है वो क्या हो गया जी? उन दिव्यांश को ऐड कर लेना। आपकी आवाज दिव्यांश क्लियर चौधरी, नहीं आ रही है, क्या बोल रहे हो? दिव्यांश चौधरी बोल रहा है, उसको ऐड कर लेना। दिव्यांश चौधरी बोल रहा है उसको ऐड करने के लिए। हम्म। ओके जी। तो इसके अलावा देखो हमारे पास जो और यूज होते हैं, ये जो बीच मैंने मिस कर दिए हैं, एक तो ये ट्री मैप यूज होता है, और एक हमारे पास ये यूज होता है हिस्टोग्राम, भी कभी कभी यूज हो जाता है। इन दोनों को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ट्री मैप। जब हमारे पास एक हायरार्किकल डेटा होता है, हायरार्किकल डेटा समझते हो, कि सपोज मेरे पास प्रोडक्ट, जैसे इधर हमने जो डेटा सेट पे काम कर रहे हैं, रेस्टोरेंट क्या लोकेशन है, सपोज उन लोकेशंस के अंदर ब्रांचेस के भी नाम हो, ब्रांच 1, ब्रांच 2, ब्रांच 3, वो हायरार्की है। सिमिलरली कुछ प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट की कैटेगरी है कि इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, ठीक है, टॉयज हैं, फिर कुछ ऐसी ऐसी उनके अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स हो, अगर इलेक्ट्रॉनिक्स है, एक रेफ्रिजरेटर, एक टीवी, ऐसा कुछ। जब हायरार्किकल डेटा होता है ना, उसको कुछ कुछ डिस्प्ले कराने के लिए हमारे पास ये यूज होता है। समझते हैं इसको, पहले डेटा सेट नोट कर लो कि सपोज मेरे पास प्रोडक्ट की कैटेगरी है, देन उसके बाद प्रोडक्ट का नेम है, और यहाँ पे उसकी कितनी सेल्स हुई है वो चीज है। तो मे बी कुछ 3-4 प्रोडक्ट्स इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी के ले लेते हैं, और ऐसे ही कुछ एक्सेसरीज। फिर इधर प्रोडक्ट, अरे यार इतनी लेट कौन ज्वाइन कर रहे हैं। अब इधर हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट के नेम, कुछ लैपटॉप, मोबाइल, टैबलेट, कीबोर्ड, माउस। सेल हुई कुछ 4,50,000 की, 3,20,000, 1,80,000। ये देखो जी इसने क्या करा। अब देखो पहले तो इधर हमें लिखा हुआ मिल जाएगा कि इट इज यूज्ड टू कंपेयर वैल्यू अक्रॉस हायरार्की लेवल। देखो ये क्या कर रहा है, एक हर हायरार्की की टॉप पोजीशन के लिए एक प्रॉपर रेक्टेंगल बना रहा है। देखो इसने बनाया, ये इलेक्ट्रॉनिक्स का है, ये एक्सेसरीज का है, और उस हायरार्की के अंदर, अब इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ऑब्वियसली सबसे लार्जर वाला सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, टैबलेट सबसे स्मॉलर रेक्टेंगल है, वो सबसे कम कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो जब हमें ऐसा कुछ करना होता है कि हायरार्किकल डेटा है, हम चाहते हैं हर हायरार्की को एक रेक्टेंगल असाइन करा जाए, और उस हायरार्की के अंदर जितने उसके चाइल्ड आ रहे हैं, हर किसी को डिपेंडिंग ऑन वो कैसा बिहेव कर रहे हैं उतना उतना एरिया जो है वो दिया जाए। तो हम ये हायरार्किकल डेटा, जो हायरार्किकल ये होता है, इसको यूज करते हैं। ठीक है जी। डेटा लेबल्स की ऑप्शन में जाके देखो, आप वैल्यू में सिलेक्ट करोगे तो एग्जैक्ट वैल्यू भी आपके पास आ जाएगी कि कौन सी चीज की जो सेल है वो एग्जैक्ट हुई कितनी है। ठीक है जी। ठीक है, जैसे हमारे पास ये ट्री मैप होता है ना, बिल्कुल वैसा सा ही हमारे पास ये भी होता है, सनबर्स्ट भी होता है। पर सनबर्स्ट के केस में देखो उसमें रेक्टेंगल्स में दिखाया जा रहा है, इसके केस में सर्कल्स में दिखाया जा रहा है, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। आई गेस कि वही सबसे बेटर ऑप्शन है, ये जो दिखाई दे रहा है ट्री मैप ही।
ठीक है, डन है। फिर उसके बाद मेरे पास आता है कॉम्बो चार्ट। देखो जो कॉम्बो चार्ट है ना, उस कॉम्बो चार्ट के केस में हम दो चीजें इकट्ठी दिखा सकते हैं। ठीक है, कॉम्बो चार्ट के केस में हम दो चीजें इकट्ठी दिखा सकते हैं। जैसे देखो मेरे पास क्या है, यहाँ पे मेरे पास मंथ का नाम है, इधर उस मंथ में कितनी सेल्स हुई है वैसा सा कुछ है। और यहाँ पे एज वेल एज प्रॉफिट भी बताया हुआ है कि कितने प्रॉफिट, कितने परसेंट हमें प्रॉफिट हुआ है। तो दो चीजें है ना। पर अगर मुझे दो चीजें एक ही जगह पे दिखानी है, जैसे एक्चुअल में मुझे दिखाना हो कि टोटल सेल हुई कितनी है और कितनी टोटल क्वांटिटी सेल हुई है आपस में। देखो अगर इस दोनों की दोनों चीजों को ये हटा देते हैं, अगर मुझे दोनों की दोनों चीजों को इकट्ठा दिखाना है ना, तो उस केस में हम क्या यूज कर सकते हैं, उस केस में हम कॉम्बो चार्ट यूज कर सकते हैं। पर देखो पहले करना क्यों है। अब देखो मेरा मंथ वाइज कंपैरिजन है, तो इस चीज के लिए मैं कॉलम चार्ट यूज कर सकती हूँ। पर इस चीज को ध्यान से देखो, क्योंकि हमारी सेल्स की वैल्यू थाउजेंड्स में थी, प्रॉफिट परसेंट 10-12 इतना ही था, तो दैट इज वाई वो तो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है ना। तो इस केस में हम क्या यूज कर सकते हैं, इस केस में हम कॉम्बो चार्ट यूज कर सकते हैं। देखो कॉम्बो चार्ट को यूज करने का तरीका क्या होता है। देखो कॉम्बो चार्ट यूज करा, अभी भी हमारे पास जो वैल्यूज है वो सही नहीं आई है, तो मैं कस्टम कॉम्बो चार्ट पे जाती हूँ। यहाँ पे मुझे पूछा जा रहा है कि आप जो सेल्स है उसको क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट में दिखाना चाहते हो। हाँ बिल्कुल भी उसको क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट में दिखाना चाहते हैं। एंड जो प्रॉफिट है उसको लाइन चार्ट में दिखा दो। ओके करा, स्टिल हमारी लाइन अच्छी सी नहीं बन रही है। क्यों नहीं बन रही है, क्योंकि यहाँ पे हमें कर देना है, लाइन अच्छी इसलिए नहीं बन रही है क्योंकि सेल वाली वैल्यू तो 10-12-15 है, तो इधर तो 10-12-15 बहुत छोटी वैल्यू होगी ना, वो बहुत नीचे आ रही है, तो उसको मैंने कर दिया सेकेंडरी एक्सिस। सेकेंडरी एक्सिस का क्या मतलब है, लाइन चार्ट के लिए एक नया एक्सिस इधर राइट साइड बन जाए। अब इससे ये लेफ्ट साइड वाला सेल का अमाउंट बता रहा है, ये राइट साइड वाला प्रॉफिट अमाउंट बता रहा है। ठीक है, अब मैं अगर इसको क्या कर देती हूँ, एंटर कर देती हूँ, ओके कर देती हूँ, तो ये देखो हमारे पास एक लाइन, एक ऐसा सा बन गया। एक मिनट, दोबारा से बना लेते हैं। कस्टम कॉम्बो चार्ट, इसको सेकेंडरी एक्सेस, ओके करा। अब देखो जी, अब हमारे पास ये सही तरीके से वो हो रहा है। अगर आप चाहते हो तो आप यहाँ पे एक्सेस टाइटल लगा के इधर लेफ्ट और राइट में एक्सप्लेन भी कर सकते हो। वैसे तो इससे पता चल रहा है ब्लू वाला सेल्स बता रहा है और ये वाला प्रॉफिट परसेंट बता रहा है। ऐसे से पर्पसेस के लिए क्या यूज करा जाता है, कॉम्बो चार्ट यूज करा जाता है। ठीक है जी, क्लियर है। कॉम्बो चार्ट्स बहुत यूज होते हैं, इसलिए इनको ध्यान से कर लेना है। ठीक है जी, क्लियर है। यूज हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद कॉम्बो चार्ट बहुत यूज होता है। ठीक है, फिर आते हैं मैप्स। मैप हम कब यूज करते हैं, जब हमारे पास जियोग्राफिकल डेटा, जैसे हमारे पास है ना कंट्रीज, सॉरी डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स का जिस डेटा सेट पे हम काम कर रहे हैं, तो अगर मुझे ये एरिया वाइज दिखाने हो ना, तो लखनऊ में ऐसा हुआ, मुंबई में, आगरा में, हैदराबाद में कैसा कैसा क्या चीजें हो रही है ना, तो उस केस में हम कॉम्बो चार्ट यूज कर सकते हैं, सॉरी मैप चार्ट यूज कर सकते हैं। सबसे पहले ना मैं फटाफट से ऐसा कुछ डेटा सेट बना
कितना अच्छा बोलते हैं। ये देखो जी, मैप क्रिएट होने में थोड़ा सा टाइम लेगा। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है, ऑटोमेटिकली उसने पिक कर लिया कि ये इंडिया की स्टेट्स हैं, तो मुझे इंडिया का मैप दिखाना है। और यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये कलर्स जो है कलर्स को यूज कर रहा है। ठीक है, आप यहाँ से जाके कलर्स को चेंज वगैरह भी कर सकते हो, आपको कैसे चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे लाइट कलर मतलब कि सबसे कम सेल हुई है, और जैसे जैसे कलर डार्क होता जा रहा है मतलब कि सेल अमाउंट जो है वो ज्यादा होता जा रहा है। अगर आप वर्ल्ड का सिलेक्ट करोगे तो ये वर्ल्ड का चार्ट जो मैप है उसको उठा के उसके ऊपर ये सारी की सारी चीजें बना देगा। ठीक है जी, समझ आया। हाँ जी। यस। एक चीज देखो, सबका मैप बन रहा है क्या। तो सारे 12 बच्चे हैं ना, फिर क्या प्राइस बन गया जी सबका इतना। मैडम करती है क्या बैच आपका 12:30 है मैम। मैडम करती है मैं फिर जाया हम दूसरी जगह। एक मिनट आप मैं बात पे बात कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा काम करो, 10 मिनट दे रही हूँ, फटाफट ये जो चार्ट बताई हैं स्पेशली ये कॉम्बो चार्ट, ठीक है, फिर ये मैप और एक ट्री मैप, इन सब की फटाफट से प्रैक्टिस करके देखो 10 मिनट, फिर हम अगला टॉपिक करते हैं शुरू। अगर किसी का कोई डाउट हुआ ना, यहाँ पे चैट में मैसेज भेज देना, या ग्रुप में या पर्सनल मेरे नंबर पे जो भी हुआ, फिर मैं मैसेज दे के रिप्लाई कर दूंगी या बता दूंगी जो भी आपका डाउट है। ठीक है जी, करो, 10 मिनट दे रही हूँ, फटाफट।
ठीक है जी, कर लिया सबने? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी भी टाइप ऑफ चार्ट में किसी को? तो चलिए नेक्स्ट चीज डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट इज डैशबोर्ड बनाना। एक देखो क्या होता है डैशबोर्ड। सबसे पहले होता क्या है, जब हम सारी की सारी समराइज्ड इंफॉर्मेशन वीडियोस के फॉर्म में, रिपोर्ट्स या चार्ट्स के फॉर्म में एक ही जगह पे लगा देते हैं, ठीक है, एक इंटरैक्टिव सा इंटरफेस बना देते हैं जहां से सारी चीजें चेक करी जा सकती हैं, उस चीज को डैशबोर्ड बोला जाता है। अब हमने भी क्या करना है, हमने ये जो सेल्स का डेटा क्लीन करा है ना, इसका डैशबोर्ड मैं आपको बनवाऊंगी, ठीक है। और आपने क्या करना है, जो डेटा सेट बेसिकली था इससे पहले वाला, कौन सा ये वाला, इसका डैशबोर्ड आपने खुद बनाना है। देखो हमारे पास यहाँ पे ये जो अभी के लिए डेटा सेट पे काम कर रहे हैं ना, इस पे हम सेल्स का डैशबोर्ड बनाएंगे कि सेल्स वगैरह हमारी कैसी हो रही है, ठीक है। तो बेसिकली सेल्स से रिलेटेड सारी की सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी, है ना। जब एक डैशबोर्ड बनाया जाता है ना, तो डैशबोर्ड बनाते वक्त सबसे पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए, दैट व्हाट बिजनेस क्वेश्चन इज अवर डैशबोर्ड आंसरिंग, ठीक है। अगर एक डैशबोर्ड बना रहे हैं, वो डैशबोर्ड क्या पर्पस जो है उसको वो कर रहा होगा, फॉलो कर रहा होगा, मतलब बेसिकली किस चीज का आंसर दे रहा होगा। अब देखो सेल्स से रिलेटेड डैशबोर्ड बनाना है, तो दैट मीन्स हमें सेल्स से रिलेटेड सारी की सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एक ही जगह पे डिस्प्ले करानी है। वो क्या हो सकती है, कैटेगरी वाइज कैसी सेल्स हुई है, प्रोडक्ट वाइज कैसी सेल हुई है, सेल्स पर्सन वाइज कैसी सेल हुई है, डेट मंथली या ईयरली सेल कैसी हुई है, ठीक है। फिर प्रोडक्ट कितने रिटर्न करे जा रहे हैं, कितने टोटल है ना। फिर पेमेंट मोड कितना कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है टू द टोटल सेल्स, राइट। तो बेसिकली आपका सबसे पहला जो है, वो आपका एक क्वेश्चन आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि फॉर व्हाट पर्पस वी आर मेकिंग द डैशबोर्ड, ठीक है जी। अगर कस्टमर रिलेटेड डैशबोर्ड बनाना होगा, जैसे इसमें इसमें कस्टमर रिलेटेड ज्यादा है ना, तो इसमें कांटेक्ट टाइप वगैरह हो सकता है ना, कि कस्टमर ने जब कांटेक्ट करा था, क्वेरी के लिए करा था, फिर कितनी सेल हुई, रिक्वेस्ट के लिए करा था, फिर कितनी सेल हुई, है ना। इसके अलावा रेटिंग के अकॉर्डिंगली कि कस्टमर कितनी रेटिंग दे रहा है और कैसी सी अच्छी सेल चल रही है या बुरी सेल चल रही है ना। तो ऐसे सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए कि फॉर व्हाट पर्पस द डैशबोर्ड वी आर मेकिंग। तो जिस डेटा सेट की बात कर रही हूँ मैं, इस डेटा सेट पे हम सेल से रिलेटेड डैशबोर्ड बनाएंगे। अब देखो डैशबोर्ड बनाने के कुछ हमें सिंपल सिंपल स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। वो स्टेप्स फॉलो करने के मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ कि स्टेप्स हमारे होते क्या है। सबसे पहला स्टेप होता है कि एक शीट के अंदर आपका पूरा का पूरा क्लीन एंड ट्रांसफॉर्म्ड डेटा प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पे एक जो नई बुक बनाई है, ये मैं क्लीन डेटा सारा ऑर्डर डेट क्लीन करके आपको भी भेज दूंगी। आप खुद से एक बार ऑर्डर डेट क्लीन करने का ट्राई करना, अगर हो गया तो ठीक है, वरना हम कल इस चीज को कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास है डेटा, ठीक है जी। तो मैं इसको क्या कर लेती हूँ, एक टेबल बना लेती हूँ। इस टेबल का नाम रख लेते हैं जी सेल्स डेटा सेट, ठीक है जी। इतना ये ऐसा सा क्यों है, प्रॉपर्ली फॉर्मेट क्यों नहीं हुआ। चलो ये सारा कर लेना, इस वर्कशीट का नाम सही रखती हूँ। फिर दूसरा आपका जो होना चाहिए, वो आपकी डैशबोर्ड प्लानिंग गाइड होनी चाहिए, जिसमें आप क्या करोगे, अपने सारे क्वेश्चन रखोगे कि मुझे डैशबोर्ड के अंदर क्या क्या चीजें लगानी है। अब देखो, अगर आपको एक डैशबोर्ड का स्ट्रक्चर समझाऊं, अगर ये मेरा पूरा का पूरा डैशबोर्ड है ना, इस डैशबोर्ड के अंदर हमें लगानी क्या क्या चीजें होती हैं। सबसे पहली चीज आती है केपीआईज। KPIs means key performance indexes, important figures related to our data। जैसे यहाँ पे क्या हो सकता है, इस डेटा सेट की बात करें तो टोटल सेल अमाउंट कितना है, जितनी भी टोटल सेल्स हुई है, सभी का अगर टोटल सभी में से रेवेन्यू जनरेटेड देखे तो भी कितना हुआ है,
कितनी क्वांटिटी ऑफ आइटम्स टोटल सेल हुए हैं यहाँ से, कितने ऑर्डर्स हम सक्सेसफुली डिलीवर कर पाए हैं अभी तक, उनका काउंट क्या है। ठीक है जी, यही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स है रिलेटेड टू डेटा, है ना। तो यही चीजें आपने इन्हीं को केपीएस बोला जाता है। सबसे पहले केपीएस लगानी होती है आपकी 3, 4, 5 जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जैसे मैंने यहाँ पे टोटल अमाउंट का, टोटल क्वांटिटी सोल्ड का, टोटल डिलीवर्ड प्रोडक्ट्स का, टोटल रिटर्न आइटम्स, ये सारा कुछ लगा लिया। दूसरी चीज जो आती है वो आते हैं आपके टेबल्स या फिर ग्राफ्स या चार्ट्स जो आप लगाना चाहते हो। अब हमारे केस में ग्राफ्स या चार्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं, हमारे केस में हो सकते हैं region wise sales, product name wise sales, category wise sales, how much each category is contributing to the total sales। ठीक है, फिर सेल्स पर्सन के अकॉर्डिंग ये आ सकता है कौन से सेल्स पर्सन ने कितना जो है वो कंट्रीब्यूट करा है सेल्स के लिए। फिर उसके बाद ट्रेंड ओवर द टाइम आ सकता है कि ओवर द टाइम सेल्स कैसे इंक्रीज या फिर डिक्रीज हो रही है। फिर रिटर्न प्रोडक्ट्स कितने हैं, कैंसल प्रोडक्ट्स कितने हैं, डिलीवर्ड प्रोडक्ट्स कितने हैं, है ना। ऐसी सारी सी चीजें हो सकती हैं। अब ये आपने खुद भी एनालाइज करना है कि अगर मैं सेल्स डैशबोर्ड बना रही हूँ तो मुझे क्या क्या चीजें चाहिए। ठीक है, तो जितने भी चार्ट्स है, ग्राफ 2, 4, 5, 6 जितने भी आपने यहाँ पे सारे के सारे एक एक करके लगा देने हैं। ठीक है, इतना करने के बाद जो आपकी अगली चीज रहेगी वो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज इज टाइमलाइंस एंड स्लाइसर्स। अब हमें अपने डैशबोर्ड को इंटरैक्टिव बनाना है, तो इसी इंटरैक्टिवनेस के लिए टाइमलाइंस एंड स्लाइसर्स लगाई जाती हैं कि अगर मुझे चीजें देखनी है तो इधर ही स्लाइसर लग रखा है, मुझे नॉर्थ रीजन का देखना है, मैं नॉर्थ पे क्लिक करूँ नॉर्थ आ जाए। पढ़ा था ना स्लाइसर्स के बारे में। जैसे देखो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं यहाँ पे। ये देखो जी, ये एक डैशबोर्ड बनाया हुआ है ना, ये हमारी केपीआईज है कि प्रोग्रेस कितनी, बजट कितना, स्केड्यूल क्या, ये हमारे सारे के सारे चार्ट्स हैं। ठीक है, तो इन्होंने चलो स्लाइसर्स नहीं लगाए हुए हैं, पर सपोज हमें कोई स्लाइस, जैसे ये देखो ये एक डैशबोर्ड है, इसमें ये केपीआईज है। ठीक है, फिर ये चार्ट्स एंड ग्राफ्स हैं, फिर फिर ये हमारे पास क्या आते हैं, स्लाइसर्स एंड टाइमलाइंस है कि सपोज मुझे सिर्फ फीमेल का डेटा देखना है, तो ऐसे से कुछ हम क्या कर सकते हैं, चार्ट्स डैशबोर्ड्स बना सकते हैं। अब देखो आपको करना क्या है, मैं आपको एक डेटा सेट के लिए क्या करूंगी, सारे के सारे डैशबोर्ड के क्वेश्चंस भेजूंगी कि अगर हम इस डेटा सेट से कितने टाइप ऑफ डैशबोर्ड्स बना सकते हैं, है ना। एक जैसे सेल्स डैशबोर्ड होगा वो सिर्फ सेल से रिलेटेड डेटा दिखाएगा, कस्टमर डैशबोर्ड होगा वो कस्टमर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दिखाएगा, एक होता है एग्जीक्यूटिव डैशबोर्ड, उस एग्जीक्यूटिव डैशबोर्ड में हम सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो लगाते हैं। ठीक है जी, तो मैं आपको क्या करना है, आपने यहाँ पे इधर दूसरे क्वेश्चन में ये डैशबोर्ड के क्वेश्चंस लिखने हैं। जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिख दिया, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन लिख दिया, और वो दूसरा क्वेश्चन जो है उसका सॉल्यूशन, उसका चार्ट या ग्राफ कैसे बनेगा, उस चीज के लिए पाइवट टेबल्स बनाने हैं, देन पाइवट टेबल के सामने चार्ट लगा देना है। ठीक है, समझ आया जी जो अभी तक बताया है, किसी को कोई डाउट कंफ्यूजन तो नहीं है। तो अब देखो क्या करना है, आपने ये सारे के सारे क्वेश्चन है जी, कोई किसी का पूछ रहे हो कुछ। देखो एक सिंपल सी बात है, ऐसा सा डैशबोर्ड तो तभी बनाया जाएगा ना अगर हम प्रॉपर चार्ट्स, वो पाइवट टेबल्स बनाएंगे। अगर इन्होंने ये पाइवट टेबल ही ना बनाया होता, डेटा समराइजेशन ही ना की होती, तो डैशबोर्ड बनाना पॉसिबल ही नहीं होता ना। तो हम भी कुछ ऐसे से ही डैशबोर्ड बनाने वाले हैं। ठीक है, तो मैं क्या करने वाली हूँ, मैं आपको क्लीन डेटा सेट के साथ साथ यहाँ पे 3 अलग अलग क्वेश्चंस भेजूंगी, 3 अलग अलग टाइप ऑफ डैशबोर्ड्स के लिए। आपने बस उसके नीचे क्या करना है, उसके नीचे पाइवट टेबल बना के उस क्वेश्चन के आंसर के लिए और उसका चार्ट बना के लेके आना है, और डैशबोर्ड हम कल बनाएंगे। ठीक है, मैं आपको बता दूंगी कि कैसे चीजें ऑर्गेनाइज करी जाती हैं डैशबोर्ड में। केपीआई जैसे पावर बीआई में तो ये केपीआई कार्ड्स बनाने के लिए सीधा सीधा ऑप्शन होता है, एक्सेल के अंदर नहीं होता है।
पर हमें एक्सेल के अंदर ये चीजें कैसे करनी है ये हम कल करेंगे। देखो आज कुछ ज्यादा काम नहीं दे रही हूँ, आज छोटा सा काम दे रही हूँ कि ऑर्डर डेट का एआई से पूछ के कॉलम सेट करवाना है। स्टिल में आपको पूरा का पूरा क्लीन डेटा सेट एज वेल एज ये डैशबोर्ड के लिए कितने टाइप ऑफ डैशबोर्ड्स बनाए जा सकते हैं इस डेटा से, और क्या क्वेश्चंस क्या चार्ट्स हम लगाने वाले हैं उस डैशबोर्ड के अंदर, ये सारा कुछ भेज दूंगी। ठीक है, अराउंड 3:30 4:30 बजे तक। उतने टाइम तक आपने क्या करना है, ये डेट वाला कॉलम ही सॉर्ट आउट करने का ट्राई करना है, और खुद डैशबोर्ड्स के बारे में थोड़ी बहुत रिसर्च करनी है। पहले ही बता रही हूँ कि एक्सेल के अंदर हम बहुत अच्छे बहुत नेक्स्ट लेवल डैशबोर्ड्स तो नहीं बना सकते हैं, बट स्टिल डैशबोर्ड बनाए जा सकते हैं ऐसे से कुछ सिंपल सिंपल। ठीक है जी, क्लियर है सब?